मार्गदर्शन करावं माननीय मूलनिवासी नायक वामन मेश्राम साहेब. साथियों, भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा, इन संगठनों के द्वारा 9 अप्रैल 2025 को राष्ट्रव्यापी जेल भरो आंदोलन होने वाला है, उसके तैयारी के अंतर्गत आज का ये कार्यक्रम भंडारा शहर में हो रहा है. साथियों, ये जो ईवीएम मशीन से संबंधित विषय रखा गया है, ये विषय आज हम लोगों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है और बार बार इस मुद्दे को हम लोग उठा रहे हैं और तब तक उठाते रहेंगे जब तक इस समस्या का समाधान नहीं होता. यदि सरकार ऐसा सोचती है कि हिंसा करने की वजह से, हिंसा करने के माध्यम से ही अगर सरकार लोकतंत्र में लोगों की बात सुनने के लिए तैयार होती है, हिंसा करने के बाद ही सुनने के लिए तैयार होती है, तो फिर हिंसा का भी सहारा लिया जाना चाहिए. हिंसा संविधान के अनुसार सही तरीका नहीं है. शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने का संविधान के आर्टिकल 19 के तहत भारत के लोगों को मौलिक अधिकार बहाल किया गया है. इसके तहत हिंसा मान्य नहीं है. हिंसा मान्य नहीं है. आप लोगों को उदाहरण के लिए बताता हूं. गांधी जी जीवन भर अहिंसा 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 ही करते रहे, और जब गांधी जी को ऐसा लगा कि ये अहिंसा, मेरी बात अंग्रेज लोग सुन ही नहीं रहे, शायद हो सकता है अहिंसा की वजह से नहीं सुन रहे हैं, इसलिए गांधी जी ने फिर अंग्रेजों को कहा और अपने लोगों को कहा, जो अहिंसा के आधार पर उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया था, उनको कहा अब हमारे पास एक ही विकल्प है और वो विकल्प है डू और डाई. ये मेरी बात नहीं है. गांधी जी ने ये ऐलानिया कहा हुआ है, रिकॉर्ड में है, डू और डाई. तो डू और डाई का मतलब है करो या मरो. तो इसका मतलब इसमें हिंसा शामिल है. उसके बाद अंग्रेजों ने गांधी जी के तरफ ध्यान देना शुरू किया. तो हो सकता है कि ये लोग गांधी जी के ही चेले लोग हैं.
वैसे अभी जो आरएसएस के लोग हैं, आरएसएस के द्वारा जो आंदोलन चलाया गया उसके माध्यम से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनाए गए। तो आरएसएस के जो लोग हैं वो लोग भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो ओबीसी को ओबीसी मानने के लिए तैयार नहीं है। संविधान में ओबीसी को अधिकार मिलेगा तो ओबीसी के नाम से मिलेगा। भाजपा और आरएसएस के लोग कहते नहीं ओबीसी के लोग ओबीसी नहीं है, ओबीसी के लोग हिंदू है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये वो लोग कह रहे हैं। और हिंदू को आरक्षण नहीं है। तो इसका मतलब है आरएसएस और भाजपा के लोग ओबीसी को कोई अधिकार देना नहीं चाहते। अधिकार ओबीसी को हम देना नहीं चाहते ऐसा आरएसएस भाजपा के लोग खुल्लम खुल्ला नहीं कहते, मगर ओबीसी को ओबीसी ना कहकर हिंदू कहते। और हिंदू कहने के क्या होता है, अगर ओबीसी को हिंदू कह दिया और हिंदू के नाम पर अगर ओबीसी आरएसएस भाजपा के साथ चला गया और वहां जाने के बाद ओबीसी का आदमी आरएसएस भाजपा को कहने लगे कि ओबीसी के लिए भी कुछ करना चाहिए, तो आरएसएस भाजपा के लोग बोलते हैं कि इससे हिंदू समाज का विभाजन हो जाएगा। आज भी पेपर में उसी तरह की बातें वो कर रहे हैं। यानी अगर जातीय आधारित गिनती करने से हिंदू समाज का विभाजन हो जाएगा तो वो नहीं होना चाहिए, इसलिए ओबीसी को अधिकार भी मांगने की जरूरत नहीं है, ऐसा वो कह रहे हैं। मगर ये बात इनडायरेक्टली कह रहे हैं। आपकी बातें सुनने के बाद ओबीसी को डायरेक्ट भी समझ में नहीं आ रहा है तो इनडायरेक्ट कहां से समझ में आएगा। आपकी बातें सुनकर ऐसा मुझे लगा, मैं इतना निराशावादी नहीं हूं। अगर मैं इतना निराशावादी हो जाता, कोई भी आदमी जो निराशावादी होता है वो निष्क्रिय हो जाता है। जो काम हो नहीं सकता उसको किया नहीं जा सकता, जिसको किया नहीं जा सकता उसको फिर लोग करते नहीं हैं, उस काम को छोड़ देते हैं। हम लोग किसी बात को पकड़ते हैं उसको हम छोड़ते नहीं हैं, चाहे ओबीसी की जातीय आधारित गिनती का मुद्दा हो, चाहे ईवीएम का मुद्दा हो। आज हम लोगों को फुले शाहू अंबेडकर के आंदोलन के बदौलत 1848 से लेकर 1956 तक आप गिनती करो, 108 साल का संघर्ष है। फुले शाहू अंबेडकर के आंदोलन के बदौलत जो 108 साल का संघर्ष किया गया, 1848 से 1890 मतलब 1900 तक, तो ये 52 साल होते हैं। 52 साल और 56 तो ये 108 साल हो गए। तो 108 साल का संघर्ष है। 108 साल का संघर्ष करने के बाद हम लोगों को भारत का संविधान मिला। वो भारत का संविधान ये कोई कांग्रेस के लोगों की देन नहीं है, ये फुले शाहू अंबेडकर के आंदोलन के बदौलत भारत का संविधान इस तरह से बना जिसमें हमारे लोगों को अधिकार मिले। कांग्रेस को बनाने वाले चटर्जी, मुखर्जी, बैनर्जी, गोखले, तिलक, आगरकर नाम के ब्राह्मण थे। ये ब्राह्मणों का बनाया हुआ संगठन है कांग्रेस। 1985 नहीं, 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई और बीजेपी की स्थापना ये अटल बिहारी वाजपेयी ने की
अटल बिहारी वाजपेयी के पहले आरएसएस के द्वारा जनसंघ नाम का संगठन बनाया गया था। संघ जो है वो आरएसएस को संघ कहते हैं, तो संघ के लोगों ने जनसंघ नाम की पार्टी बनाई थी 1952 में। तो जनसंघ के इमरजेंसी के दौरान और अटल बिहारी वाजपेयी जब सरकार से बाहर आ गए और आने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी ने मिलकर जनसंघ के बजाय, जनसंघ का पुनर्जीवन करने के बजाय उन्होंने भाजपा नाम का संगठन बनाया था। जनसंघ की स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है ये कोई आरएसएस के आदमी नहीं थे, मगर उस समय के संघ के प्रमुख थे। उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के माध्यम से जनसंघ की स्थापना की थी राजनीतिक आंदोलन के लिए। तो मैं ये बात आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि ये जो लोग हैं, जिन लोगों ने ये संगठन बनाए, उन्हीं संगठनों में से कांग्रेस ने तमाम साल तक, बहुत समय तक राज किया। ऐसे कहा जा सकता है कि बहुत लंबे समय तक कांग्रेस का भारत में राज रहा, मगर उन्होंने कभी भी ओबीसी की जाति आधारित गिनती करने का काम नहीं किया, चर्चा भी नहीं की। करने का तो छोड़ो, चर्चा भी नहीं की। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तो एक ओबीसी के आदमी को, मोदी को प्रधानमंत्री ही इसीलिए बनाया कि ओबीसी के लोग गिनती करने का आग्रह ना करें। अगर गिनती करने का आग्रह करते हैं तो वो उनको बोलते हैं काय के लिए गिनती चाहिए, काय के लिए गिनती चाहिए। ओबीसी का प्रधानमंत्री बनाना है ना, वो तो बना दिया। जब बगैर गिनती के ही बना दिया तो अभी गिनती करने की जरूरत क्या है। तो ओबीसी के लोग जो बीजेपी के अंदर है, एक तो वो सवाल पूछते नहीं है, और पूछते हैं तो बोलते हैं कि तुम्हारा आदमी अब प्रधानमंत्री बगैर गिनने के ही बना दिया, तो अब तुम्हें क्या जरूरत है। सही, अब तो बना ही दिया, बगैर गिनती के ही बना दिया, तो जरूरत क्या है। क्योंकि जानकारी के अभाव में, जानकारी ना होने की वजह से ये होता है कि अगर ओबीसी के लोगों को अपनी लड़ाई, अपना संघर्ष जिंदा करना है, लड़ना है, तो उनके पास डाटा चाहिए। तो क्या ओबीसी के लोगों के पास कोई डाटा है कि उनके कितने आईएएस अधिकारी है, आईपीएस अधिकारी है, कितने पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी संख्या कितनी है ऑल इंडिया में, राज्य न्याय कितनी संख्या है, और उसमें उन लोगों को तमाम प्रकार के अधिकार कितने हैं, इसके बारे में किसी प्रकार का कोई डाटा नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने से मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री ही एक गुप्त समझौता है ब्राह्मणों ने कि आपको प्रधानमंत्री इसलिए नहीं बनाया जा रहा है कि आप ओबीसी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ओबीसी की गिनती करो, नहीं करने के लिए बनाया जा रहा है, करने के लिए नहीं। तो नरेंद्र मोदी को उन्होंने ओबीसी की गिनती करने का जो इशू नेशनल एजेंडे में आ गया, वो हमारी वजह से। हमने ओबीसी के गिनती के मुद्दों को नेशनल एजेंडे में लाया गया, और नेशनल एजेंडे में आने की वजह से आरएसएस भाजपा के लोगों को खतरा महसूस हुआ। इस वजह से उसको काउंटर करने के लिए नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना पड़ा। तो नरेंद्र मोदी को तो वामन मेश्राम का धन्यवाद करना चाहिए। अच्छा, पब्लिक में नहीं कर सकता तो प्राइवेट में ही कर देना चाहिए।
अगर मैंने समाज में ये दबाव पैदा नहीं किया हुआ था ओबीसी की जाति आधार गिनती का, तो आरएसएस वाले ओबीसी के आदमी को प्रधानमंत्री नहीं बनाते। जब कोई आदमी गला दबाता है ना, तो जिसका गला दबाया जाता है वो दोनों हाथ से गला छोड़ने की कोशिश करता है। ऐसा कम व्यावहारिक उदाहरण दे रहा हूं। तो हमने सारे देश भर में अभी 625 जिलों में हम लोग जो हैं ये इशू लेकर जा रहे हैं। ये कोई सामान्य बात नहीं। मेरी 19 साल की उम्र थी, अभी 67 चल रही है। बहुत 38-39 साल का समय मैंने 32 राज्यों में 625 जिलों में संगठन खड़ा करने के लिए इतना लंबा समय लगाया। एक तो आरएसएस के पास इस तरह का विशाल संगठन है और कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन है, और दूसरा हमारे पास है। इतना बड़ा संगठन जो है ये तो आरएसएस के पास है या तो फिर हमारे पास है। और केवल संगठन नहीं है, हमारे पास कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन है। हमारा जो साधारण कार्यकर्ता भी जो है वो भी घंटा 2 घंटा बिठा करके समझा सकता है सारी चीजें, क्योंकि उनको मैं 5-5 दिन का ट्रेनिंग देकर समझाता हूं, सारा डाटा उनको बताता हूं, सारी चीजें बताता हूं, समझाता हूं, तब जाकर के लोगों को तैयार किया जा सकता है। इस तरह से हमने कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन बनाया, और ये कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन बनाने की वजह से एक बहुत बड़ा संगठन खड़ा हुआ, बहुत बड़ी ताकत खड़ी हुई है। और इस ताकत की वजह से जो भय ब्राह्मण जाति के अंदर पैदा हुआ, जिनकी संख्या देश में 3.5% है, और 3.5% लोग अगर 3.5% के आधार पर चुनाव लड़ते हैं तो उनका ग्राम पंचायत में भी सदस्य चुनकर नहीं आ सकता, तो देश की पंचायत में, संसद में चुनकर जाने का सवाल ही नहीं है। तो जो देश में हम लोगों ने एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया, उस आंदोलन को खत्म करने के लिए ईवीएम लाया गया है। अभी महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव में खुद कांग्रेस के लोग कह रहे, तो चुनाव आयोग के लोगों ने लिख कर दिया कि 76 लाख वोटों का वो आंकड़ा मिल नहीं रहा है। कौन बोल रहा है? चुनाव आयोग बोल रहा है। चुनाव आयोग ही इलेक्शन कमीशन है, और इलेक्शन कमीशन ही चुनाव आयोग है, और सारा डाटा मेंटेन करने का काम संविधान के अनुसार उसी के पास है। जिसके पास सारा डाटा मेंटेन करने का अधिकार है और उसी के पास डाटा रहता है, वही कहता है मेरे पास नहीं है। और फिर है किसके पास? तेरे पास ही अथॉरिटी है संविधान के अनुसार, और तू ही बोल रहा है मेरे पास नहीं है। नहीं है तो किसके पास है? चुनाव कमिश्नर ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि एक कैलकुलेशन है अनुमानित, 5 बजे के बाद में चिट्ठियां देकर उन लोगों की, सब लोगों का वोट करवाया जाता है। तो उसके आधार पर पता चला ये 76 लाख वोटों का मामला सामने आया है, और उसकी 76 लाख वोटों का मामला, इस आंकड़ा उधर से ही आया हुआ है। और पहली बार ईवीएम मशीन में घोटाला होता है, उसका आंकड़ा 76 लाख के नाम पर सामने आया है। ऐसा इसके पहले नहीं आया था, ये पहली बार आया है। इससे सिद्ध होता है कि ईवीएम मशीन योजनाबद्ध तरीके से शासक वर्ग के लोगों ने लाया। जब इसके आधार पर कांग्रेस के लोग सरकार में बाते थे, तब बीजेपी के लोग विरोध करते थे। जब बीजेपी के लोग आए तो कांग्रेस के लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। अभी राहुल गांधी बोल रहे, जब कांग्रेस की सरकार रहती तो बीजेपी वाले विरोध करते हैं, जब बीजेपी की सरकार रहती तो कांग्रेस वाले विरोध करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, कभी आपने सोचा? इसका बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। वो कारण क्या है कि अगर हम बीजेपी की सरकार के बाद कांग्रेस के लोग विरोध क्यों करते हैं? अगर विरोध ना करे तो लोग वामन मेश्राम के साथ चले जाएंगे। आ रहा, समझ में आ रहा है?
मेरे पास तो एक बार आना चाहिए, एक बार आ गए तो इन लोगों को गधे घोड़े लगा सकता हूं मैं, दोनों को, क्योंकि ये 3.5% लोग हैं, ये 3.5% लोग हैं और 3.5% लोगों के झांसे में इन लोगों ने फंसाया हुआ है। ये 3.5% लोग चुनाव जीतते हैं, इसमें घोटाले के साथ साथ एक बहुत बड़ा कारण है, वो है कालाधन। देश के उद्योगपतियों के पास पॉलिटिकल पार्टियों का कालाधन है। अच्छा, कालाधन संभालने वाले जो लोग हैं, बीजेपी का भी कालाधन वही संभालता है, कांग्रेस का भी कालाधन वही संभालता है। इतना साला हैरान करने वाली बात है। दोनों का विश्वास वो एक ही आदमी पर कि इतने 1000 करोड़ का कालाधन आपका है, इतना 1000 करोड़ का कालाधन आपका है। मतलब ये काले धन संभालने वाले जो लोग हैं वो असल ईमानदार भी बहुत है उनके प्रति। वो काला धन से चुनाव होता है भारत में, सारे चुनाव में सबसे ज्यादा काला धन का इस्तेमाल होता है। काला धन का क्या मतलब है? कभी आपने काला धन के बारे में काला धन काला धन काला धन काला धन बोलते हैं? काला धन क्या होता है? तो जो धन, वो नोट आप निकालो तो काले रंग का होता है क्या? नहीं वो जो नोट है वो काले रंग का नहीं होता, वो काले रंग का होता है इसलिए उसको काला धन कहा जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। काला धन का क्या मतलब है? काला धन को अंग्रेजी में कहते हैं अनअकाउंटेड मनी। काला धन का मतलब है अनअकाउंटेड मनी। जो पैसा काउंटेड होता है उस पर टैक्स पे करना पड़ता है, और जिस धन पर टैक्स पे किया जाता है वो धन सही है, वो काला नहीं है, क्योंकि वो टैक्स पे किया हुआ है। वो आप खुल्लम खुल्ला जाहिर घोषित करके उपयोग कर सकते हैं, कहीं पर भी, घर में भी रख सकते हो, बैंक में भी रख सकते हो, घोषित करके रख सकते हो, क्योंकि वो काला धन नहीं है। जो काला धन है वो हर जगह छुपा के रखना पड़ता है, क्योंकि वो अनअकाउंटेड है। तो ये अनअकाउंटेड पैसा कांग्रेस के पास है, अनअकाउंटेड पैसा बीजेपी के पास है। तो दोनों के दोनों लोग जो है अनअकाउंटेड काला धन का चुनाव में इस्तेमाल करते हैं, सबसे ज्यादा पैमाने पर चुनाव में खर्चा करते हैं। कोई भी SC ST OBC माइनॉरिटी का आदमी चुनाव में इतना पैसा खर्चा नहीं कर सकता। ऐसे भी आंकड़े उपलब्ध हैं कि मेंबर पार्लियामेंट के लिए कुछ लोग तो 100 करोड़ रुपया खर्चा करते हैं। 100 करोड़, आप लोग सुनकर भी हैरान हो जाए, 100 करोड़ कैसे करते हैं? और हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग भी बहुत होशियार हो गए। मैंने इसकी छानबीन की। अरे अभी शाम को 4 बज गए और 6 बजे तक वोटिंग है, तुम अभी तक वोट करने के लिए नहीं गए? नहीं, मैं थोड़ा वेट कर रहा हूं। किस चीज का? नहीं, वो आने वाले थे, वो आने वाले थे उसका वेट कर रहा हूं, इसलिए थोड़ा लेट हो गया है। अभी भी मैसेज आया है कि हम थोड़ा आएंगे, समय पर आ जाएंगे। मतलब वो इसलिए लेट कर रहा है कि वो पैसे की वेटिंग कर रहा है, पैसा आ जाए। हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को ये भी पता नहीं है, अरे ये पैसे की में बेचने के लिए नहीं है वोट, ये शासन करती जमात बनने के लिए है। ये वोट का जो अधिकार है ये शासन करने वाली जमात बनने के लिए हमारे लोगों को, हमारे महापुरुषों ने 108 साल का संघर्ष करने के आधार पर ये अधिकार हम लोगों को दिलवाया। ये सामान्य बात नहीं है। तो साथियों, हमारे लोगों को इसके बारे में भी जागृत करना जरूरी है, सामान्य लोगों को जागृत करना जरूरी है। मगर लोगों में ये निराशा फैली हुई है कि कुछ भी होने वाला नहीं है, कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, कोई बदल होने वाला नहीं है, लोग ऐसा मानते हैं। मगर उत्तर प्रदेश में काशीराम जी ने करके दिखाया था, मायावती को 4 बार मुख्यमंत्री बनाया।
है, रिकॉर्ड है। और बनाने के बाद फिर लोगों के पास जाकर उन्होंने कहा तुम कहते थे हो नहीं सकता, देखो हो गया। ये वोट का जो अधिकार है, तुमको कोई युद्ध में जाकर तलवार नहीं चलाना है, खून खराबा नहीं करना है। अरे ऐसा करके ऐसा ऐसा दबाने का, ज्यादा जोर भी नहीं लगाने का, ऐसा भी नहीं करना है ऐसा करना है। जो बटन होता है कंप्यूटर का, उसको ऐसा ऐसा भी नहीं करना, इतना भी जोर लगाने का नहीं है, इतना काम करना है। तो भी हमारे लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है। और हमारे समाज में जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी हमारे लोगों को समझाने का काम करते हुए दिखाई नहीं देते। ये किया जा सकता है, ये किया जाने वाला काम है, ये ना होने वाला, इसको हम लोग कर सकते हैं, तो इसको हमको करना चाहिए। ईवीएम मशीन के द्वारा वोटों की चोरी करने के लिए, क्योंकि जागृति बढ़ रही है, एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन देखो, एक 32 राज्यों के 625 जिलों में संगठन खड़ा हुआ। मैं 19 साल की उम्र से अभी 67 चल रहा है, इतना लंबा समय लगाकर इतना बड़ा विशाल संगठन खड़ा किया, तो उन लोगों को अभी इस बात का डर लग रहा है कि आने वाले समय में जैसे गांधी और कांग्रेस ने संगठन खड़ा करके राज्य सत्ता हासिल की, और 1925 को आरएसएस के लोगों ने संगठन शक्ति निर्माण करके फिर सत्ता हासिल की, वही संगठन शक्ति निर्माण वामन मेश्राम ने की, तो संगठन शक्ति निर्माण होने के बाद सत्ता हासिल की जा सकती है। मौलिक बात आपको समझा रहा हूं, छोटा मोटा संगठन नहीं बनाया। ये आज 36 राज्यों में से, ये भी बांग्लादेश के बॉर्डर पर और ब्रह्मदेश के बॉर्डर पर जो 4 स्टेट है, वो अगर छोड़ दिए जाए तो सारे देश के अंदर 36 में से 32 राज्यों में संगठन खड़ा कर लिया, 625 जिलों में खड़ा कर दिया, 769 जिले हैं भारत में। तो इतना बड़ा विशाल संगठन हम लोगों ने बनाया, इतना बड़ा विशाल आंदोलन अभी इसको खड़ा होने जा रहा है। अभी 25 चल रहा है, 2030 तक 6.5 लाख गांवों में से 6 लाख गांवों में आंदोलन पहुंचाने की रणनीति पर हम लोग काम कर रहे हैं। क्योंकि 6 लाख गांवों में आंदोलन पहुंचेगा कैसे, तो हमने रणनीति बनाई, हर 6 महीने के बाद हम लोग भारत बंद करेंगे और 6 महीने तक, 6 महीने में 5 महीने 29 दिन तक आंदोलन की तैयारी करेंगे। एक दिन भारत बंद होगा, 5 महीने 29 दिन तैयारी होगी। तैयारी में क्या करना होगा, तैयारी में आप लोगों को, हम लोगों को, कार्यकर्ताओं को बूथ लेवल का जो ढांचा चुनाव वालों ने बनाया, वहां बूथ लेवल पर जाके हम लोगों को अपना संगठन बनाना है, कमेटी बनानी बूथ लेवल की। बूथ के नीचे सामाजिक समूहों का संगठन खड़ा करना है, शेड्यूल कास्ट, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट, एक्सट्रीम बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल ट्राइब, नॉमिडिक ट्राइब, एमबीसी, ओबीसी, माइनॉरिटी, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, लिंगायत, इस तरह का संगठन लगभग 14 या 15 सामाजिक समूहों के लोगों का अगर हम लोग सारा संगठन खड़ा करते हैं, तो 15 लाख बूथ और 15 लाख सामाजिक समूहों के अगर हम लोग संगठन इस तरह से खड़ा करते हैं, तो लगभग 2 करोड़ सामाजिक समूह इकट्ठा हो सकते हैं। और सामाजिक समूह अगर मान लो 2 करोड़ इकट्ठा हो सकते हैं और एक समूह में केवल 10 लोग इकट्ठा करें तो 20 करोड़ लोग, अगर 20 लोग इकट्ठा करें तो 40 करोड़ लोग। आंदोलन करने के लिए अगर 10-15 करोड़ लोग भी सड़कों पर उतर गए, केवल 3 करोड़ लोगों को गांधी जी ने सड़कों पर उतारा था, चले जाओ के आंदोलन में अंग्रेज चले गए थे। तो हम लोगों को ये आंदोलन निश्चित रूप से
नेटवर्किंग के द्वारा खड़ा किया जा सकता है। ऐसा विशाल नेटवर्क खड़ा किया गया है, ऐसा विशाल संगठन खड़ा किया गया है, जिंदगी के इतने लंबे समय लगाकर खड़ा किया गया है। अभी हम लोगों को, केवल लोगों को ये आने वाले 30 तक जो है सड़कों पर उतारने के लिए गांवों में जाना चाहिए। ज्यादा संख्या गांवों में है, और गांवों में लोगों को उतार कर अगर गांव के आसपास से जो नेशनल हाईवे है, स्टेट हाईवे है, वो स्टेट हाईवे के एक चौराहे पे जाके 1500 लोगों को अगर आप इकट्ठा कर लेते हो, या 1 लाख 1.5 लाख सेंटर बनाकर सारे देश भर में अगर हम लोग सड़कों पर खड़े हो, केवल खड़े हो जाते हैं, 2-3 घंटे भी अगर ट्रैफिक जाम हो गया सारे देश भर में, तो सारे देश के लोगों को, जिनको मालूम नहीं हुआ, मालूम क्यों नहीं होता हमारा आंदोलन? कोई अखबार वामन मेश्राम की खबर नहीं छापता। उनके लोग पेशाब को गए तो भी साले खबर छापते। उनके अगर नेता को टट्टी लग गई तो बोलते 2-4 दिन वो टट्टी की वजह से आराम कर रहा था, उसकी खबर छाप देते। हमारे आंदोलन की खबर नहीं छापते तो लोगों को मालूम कैसे होगा? लोगों को मालूम करने के लिए बता रहा हूं। अगर मान लो ऐसा देश बंद कर दिया तो जिनकी गाड़ियां सड़कों पर खड़ी रहेगी वो पूछेंगे अरे क्या है, क्या है? अरे कोई वामन मेश्राम है यार, उसने ये आंदोलन खड़ा किया, क्या है इशू? वो ईवीएम मशीन में घोटाला होता है। अरे ये तो यार मैं भी कह रहा हूँ यार, वो अच्छा है। तो उसको मालूम हो जाएगा कि हम आंदोलन कर रहे हैं, उसको जानकारी हो जाएगी कि हम आंदोलन कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारी खबर हमारी ही द्वारा जब बंद किया जाएगा तब लोगों तक पहुंचेगी, ये जानकारी होगी, तब लोग जुड़ेंगे। कोई न कोई तरीका निकालना पड़ेगा, क्योंकि देश का जो मीडिया है वो ब्राह्मण बनिया मीडिया है। बनिया अखबारों का मालिक है, टीवी का मालिक है, और पत्रकार ब्राह्मण लोग हैं। इससे इस आधार पर मैं कहता हूं ब्राह्मण बनिया प्रचार माध्यम। तो ये हमारी खबरें नहीं छापता। जब ये हमारी खबरें नहीं छापता तो हमारे लोगों को हमारी जानकारी मिलेगी कैसे? तो ये आंदोलन के द्वारा लोगों को जानकारी पहुंचाने का तरीका है। इस तरीके से हम अपनी खबरें, हमारी जानकारी जन जन तक पहुंचा सकते हैं और 6 लाख गांव का आंदोलन खड़ा कर सकते हैं। ऐसा करना होगा। ऐसा करने से हम लोग सफल हो सकते हैं। और जब 6 लाख गांव का आंदोलन खड़ा हो जाएगा और 6 लाख गांव के लोग आपके सपोर्ट और सहयोग में खड़े हो जाएंगे तो आपका आंदोलन सफल हो जाएगा। मेरा यकीन है, मेरा विश्वास है, 2030 तक हम लोग ऐसा जन आंदोलन खड़ा करने में कामयाब हो जाएंगे। इतना ही इस मौके पर मैं आपको कहना चाहता हूँ। 9 बज गए हैं और ज़्यादा लंबा समय मैं आपका लेना नहीं चाहता हूँ। ये मैसेज देने के लिए ही ये काम हमने शुरू किया है। और अभी महाराष्ट्र भर ये ईवीएम मशीन के संबंध में ये परिवर्तन यात्रा चलेगी। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ईवीएम मशीन के बारे में लगातार आंदोलन चल रहा है, फिर भी ये जा नहीं रही है। ना जाने से भी फायदा है, जाने से भी फायदा है। अब आप लोगों को बोलेंगे यार दोनों बातें आप कर रहे हो कैसा? ना जाने से फायदा क्या है? जब तक नहीं जाएगी तब तक आंदोलन बढ़ता रहेगा, तो फायदा है समझ में? जैसे अगर ईवीएम गलत है और नहीं जा रही है तो लोगों तो जिद चढ़ेगी ना, जिद चढ़ती ना, जिद। अरे साला मैं इतना सच बताने के बावजूद भी सुन नहीं रहे, तो वो लगातार जब चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा, आखिरी आदमी को खबर हो जाएगी और आंदोलन ईवीएम ना हटने की वजह से भी करोड़ों लोगों के पास खबर पहुंच जाएगी। तो ना हटने से भी फायदा है। हटने से क्या फायदा है? बैलेट पेपर आ जाएगा। बैलेट पेपर से पहले घोटाला नहीं होता था, मगर अभी जैसे जैसे हमारे लोगों का जागरण बढ़ रहा है वैसे वैसे इन लोगों ने योजना बनाकर ईवीएम लाया है। इसलिए हम बैलेट पेपर की बात कर रहे हैं। बैलेट पेपर कंपैरेटिवली सुरक्षित है, क्योंकि उसका जैसे ईवीएम मशीन के जो में आप वोट डालते हो, आपने बटन दबाया,
आपका वोट ईवीएम में गया, आपका वोट ईवीएम में गया, वो आंखों से दिखाई नहीं देता। आपका वोट ईवीएम में चला गया, वो आंखों से दिखाई नहीं देता। बैलेट पेपर आंखों से दिखाई देता है। आप देखते हो, देखने के बाद कहते हो कि किसको वोट देना है, किसको वोट देना है, अच्छा इसको वोट देना, फिर ऐसा करते हो ना, पहले ऐसा करके फिर फोल्ड करते हो, फिर ऐसा करते हो, फिर ऐसा करते हो, फिर ऐसा करते हो, फिर ऐसा करते हो, यानी फोल्ड करने के बाद उसको बैलेट बॉक्स में डालते हैं। तो ये हाथ में है, और आवश्यकता के अनुसार रिकाउंटिंग करने का समय आता है तो ये फोल्ड मारा हुआ जो वोट है, ये वोट ऐसा रिकाउंटिंग में खोल कर देख सकते हैं। जब कभी रिकाउंटिंग होता है तो ऐसा खोल कर देख सकते हैं कि मेरे वोट का हुआ क्या। ईवीएम मशीन में आप लोगों को पता है कि जब ईवीएम मशीन में आपका वोट चला जाता है, रिकाउंटिंग का सिस्टम ही नहीं है, क्योंकि वो आपने बटन दबाया, वो अंदर जाके कहां मिल गया उसका कोई अता पता ही नहीं, कोई आंखों से दिखाई देता नहीं, उसका कोई एविडेंस भी नहीं है उसको एक वोट से दूसरे वोट को अलग करने का। तो रिकाउंटिंग का सिस्टम ही नहीं है। तो ईवीएम मशीन में रिकाउंटिंग का सिस्टम ही नहीं है, बैलेट पेपर पर रिकाउंटिंग का सिस्टम है, इसलिए ये ज्यादा उपयुक्त है, ज्यादा सही है। इसलिए हम लोग इसकी मांग कर रहे हैं, इसके लिए आंदोलन चलेगा। इसके ना मानने से भी फायदा है, राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा, जन आंदोलन होगा, और मानने से लोकतंत्र फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होगा। दोनों तरफ से फायदा है, और इसलिए ये लड़ाई हम लोगों को जारी रखनी चाहिए। मैं इस मौके पर इतना ही कहना चाहता हूं। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद। धन्यवाद।